10 अगस्त की सुबह सुबह पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ब्रिटेन में सरे पुलिस को एक कॉल जाता है। फोन करने वाला बताता है कि वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बोल रहा है और उसका नाम उरफान शरीफ है, उम्र 43 साल है। इसके बाद वो बताता है कि सरे के एक इलाके में वो एड्रेस दिखाता है और कहता है कि ये 3 बेडरूम एक घर है और इस घर की पहली मंजिल पर एक रूम के अंदर एक बेड के ऊपर एक लाश है। फिर कहता है कि वो लाश मेरी बेटी की है और मैंने उसे मारा है। वो फोन पे लगातार रो रहा है और पुलिस से कहता है कि मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मारा और मैं ही अपनी बेटी का गुनहगार हूं। तो ये भी कहता है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले भी करूंगा। एड्रेस और ये सारी चीजें बताकर 8:30 तक वो सारी बात होती है, फोन रख देता है। Okay, what's happened? What number? What number? Number 6. Okay. Take a deep breath. Take a deep breath and tell me what's happened. I cannot. I physically, but my Okay. daughter has died. I left home with a panic. God, she is allowed at all. I need you to take a breath because I cannot understand what you're saying, okay? Your daughter has I died. killed my daughter. I killed my daughter. अभी जब सरे पुलिस को जैसे ही ये फोन मिलता है, एड्रेस चूंकि लिखा हुआ था, फौरन सरे पुलिस की एक टीम उस बताए हुए पते पर पहुंचती है। 3 बेडरूम का ये घर खाली पड़ा था। पुलिस की टीम अंदर जाती, ये भी पता था कि पहली मंजिल के एक कमरे में बताया उसने कोई लाश है। अब फर्स्ट फ्लोर के एक बेडरूम में पुलिस दाखिल होती है। जब अंदर दाखिल होती है तो सामने एक बेड पर उसकी नजर पड़ती है। बेड बिल्कुल चादर, सारी तकिया, चीजें करीने से, सलीके से बिछी हुई। बेड के ऊपर एक चादर, एक पुलिस अफसर उस चादर को हटाता है तो एक 10 साल की बच्ची की लाश मिलती है। उसके दोनों हाथ एक तरफ थे, वो औंधी में लेटी हुई थी। चादर हटाने के बाद पुलिस जब उस बच्ची को देखती है तो उसके जिस्म पर अनगिनत जख्मों के निशान थे। फौरन पुलिस की एक टीम उस लाश को उठाती है, इस उम्मीद में कि शायद कुछ जिंदगी बाकी, और उसे हॉस्पिटल भेज देती है। पुलिस कमरे की तलाशी लेती है। जब कमरे की तलाशी लेती है तो उस कमरे से 3 पन्नों का एक नोट मिलता है जो उसी बेड पर उसी लाश के साथ एक तकिए के नीचे रखा हुआ था। और जो 3 पन्ने का ये नोट है, ये वही नोट है, उसकी जो ओरिजिनल तस्वीर है। इंग्लिश में लिखा हुआ ये नोट था। पहले पन्ने पे सिर्फ 3 शब्द थे, लव यू सर। इसके बाद दूसरे पन्ने पर वो लिखता था कि जो हिंदी में है, इसका तर्जुमा वो ये है कि जिसे भी ये नोट मिले मैं उसे बता दूं कि मेरा नाम उरफान शरीफ है और मैंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। मैंने अपनी बेटी को पीटा है, मारा है और अब मैं भाग रहा हूं क्योंकि मैं डरा हुआ हूं पकड़े जाने से। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं जल्दी अपनी सजा भुगतने के लिए कानून के हवाले खुद को कर दूंगा। इसके बाद वो आगे लिखता है कि मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूं कि मेरा मारने का अपनी बेटी को कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं रह पाया। फिर लास्ट में लिखता है कि मेरी बेटी एक मुस्लिम है और मैं चाहता हूं कि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उसे दफना दिया जाए। फिर ये लिखता है जो आखिरी लाइन है कि मैं अपनी बेटी के पोस्टमार्टम पूरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा। अब ये लेटर गया, जो नोट मिला उससे पहले इस्लामाबाद से कॉल आया। कॉल सच था, लाश थी। पुलिस अब लेकर जाती है, तफ्तीश शुरू करती है। और जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि सरे के इस घर में एक पाकिस्तानी फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली का जो मुखिया था वो था उमरान शरीफ, उम्र 43 साल। उमरान शरीफ के साथ उसकी दूसरी बीवी, जिसका नाम बिनश बतूल है, जिसकी उम्र करीब 30 साल, वो रहती थी। और उमरान शरीफ का एक छोटा भाई जिसका नाम फैसल मलिक, वो रहता था। और इन तीनों के अलावा उरफान के, सारा के अलावा 5 और बच्चे थे। तो ये भरा पूरा परिवार इसी
3 बेडरूम के कमरे में रहा करता था। उरफान 2001 में पाकिस्तान से ब्रिटेन गया था। वो एक टैक्सी ड्राइवर था, वहां टैक्सी चलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ब्रिटेन जाने के बाद उरफान की मुलाकात एक पोलैंड की लड़की से होती है और उस पोलिश लड़की का नाम था ओल्गा। ओल्गा से मुलाकात होती है, फिर दोनों में प्यार होता है और इसके बाद 2009 में उरफान शरीफ ओल्गा से शादी कर लेता है। शादी के बाद इन्हें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, वो बेटी सारा थी। सारा का जन्म 11 जनवरी 2013 को हुआ था। ठीक ठाक कुछ दिनों तक जिंदगी चली, लेकिन 2015 आते आते पति पत्नी में खटास शुरू हो जाता है। 2015 में उरफान शरीफ और ओल्गा दोनों अलग हो जाते हैं। जब अलग होते हैं तो दोनों बच्चे ओल्गा के साथ थे, लेकिन फिर बाद में उरफान शरीफ उन दोनों बच्चों की कस्टडी लेने में कामयाब हो जाता है। अब सारा और उसका बेटा उसके साथ, और ओल्गा वापस पोलैंड अपने घर चली गई, अपने देश। कुछ वक्त बीता है, इसके बाद उरफान ने दूसरी शादी की। इस बार उसने पाकिस्तानी मूल की एक महिला बीनिश बतूल से शादी की। बीनिश बतूल से भी बच्चे हुए। अब उरफान, उसकी पत्नी बेनिश और साथ में उसका भाई फैसल मलिक, ये लोग रह रहे थे। दोनों टैक्सी चलाते, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही सारा अपनी मां से जुदा हुई और फिर सौतेली मां आई, घर का माहौल बदल गया। जब बेनिश बतूल के अपने बच्चे हुए, उसके बाद सारा की तरफ से उसका मोह कम हो गया, प्यार कम हो गया। और जो पुरानी चीजें होती है ना, सगी और सौतेली वाली, कई बार, हालांकि हर बार ये सच नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके माँ बाप या बच्चे सौतेले हैं लेकिन सगे से कम प्यार नहीं देते। मैं ऐसी कई फैमिली को जानता हूं, लेकिन यहां कुछ वैसी चीज थी नहीं। अब धीरे धीरे सारा बड़ी हो रही है और सारा के ऊपर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी शिकायत होती तो बतूल के कहने पर बाप उरफान उसे पीट देता, कभी मां पीटती, और ये सिलसिला चलने लगा, शुरू हो गया। यहां तक कि एक बार 2023 में इतना ज्यादा पीटा था कि उसके पूरे चेहरे पर और जिस्म पर जख्मों के निशान थे सारा। तो वो साफ दिखाई दे रहे थे। स्कूल जाती तो स्कूल में लोग पकड़ लेते, तो डर से माँ बाप ने सारा का नाम स्कूल से कटवा दिया, ये कहकर कि अभी वो घर में स्टडी करेगी, जो कि राज ना खोल दे। सारा को म्यूजिक का बड़ा शौक था, गाने का शौक था, बोलने का शौक था, भाषण देने का शौक था, और बहुत ही प्यारी सी बच्ची। लेकिन यही सारी चीजें उसके माँ जो है उसको नापसंद थी, और उसके बाद वो अक्सर उसके ऊपर टॉर्चर होना शुरू हो गया। ये सिलसिला चलता रहा, और आखिरकार 9 अगस्त को सारा इन सारे जख्मों से आजाद होकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जैसे ही सारा की मौत की कंफर्मेशन हुई, पूरा परिवार, उरफान शरीफ, उसकी पत्नी, उसका भाई, बाकी बच्चे, उनको लेकर वो वापस इस्लामाबाद पहुंच गया 9 अगस्त को, डेड बॉडी मिलने से पहले एक दिन। और 9 अगस्त को पहुंचने के बाद 10 अगस्त की सुबह सुबह उसने कॉल किया, और उसके बाद फिर पुलिस पहुंचती है और वो सारा की लाश मिलती है। अब पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच में प्रत्यर्पण संधि नहीं है, ट्रीटी नहीं कि एक दूसरे मुजरिम या कैदियों को एक दूसरे को सौंपा जा सके कानूनी तरीके से। उधर जब सरे पुलिस पहुंची, और चूंकि एक ऑलरेडी बाप का फोन आ चुका है, वो एक्सेप्ट कर चुका है। कमरे के अंदर से एक नोट मिला 3 पन्ने का, जिसमें वो कह रहा है कि मैं उरफान शरीफ हूं, मैंने अपनी बेटी को मारा है, मैं मारना नहीं चाहता था, मैं खुद फिर कानून के हवाले भी कर दूंगा अपने आप को। तो शक की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तब तक ये पता चल चुका था कि ये पूरा परिवार वहां से भाग चुका है। अब सरे पुलिस कोशिश कर रही है कि इसे किसी तरीके से गिरफ्तार कर ब्रिटेन लाया जाए, ताकि उसको अदालत के सामने पेश किया जाए। इधर इसी बीच अब सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद जो सारा की कहानियां मीडिया में आई, जिसने भी सुनी, तो यकीन नहीं होता कि एक 10 साल की इतनी प्यारी बच्ची के ऊपर इतने जुल्म ढाए गए होंगे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सारा के पूरे जिस्म पर 71 इंजरी मार्क थे, 71 जख्मों के निशान थे। और उससे भी खतरनाक ये कि इन 71 इंजरी मार्क के अलावा 25 जगह पर उसकी बॉडी में फ्रैक्चर था। 25 जगह पर हड्डियां टूटी हुई थी, रिब्स, पसलियों की हड्डियां, बाकी जगह पर हड्डियां टूटी हुई थी। यहां तक कि उसके जिस्म को घर में यूज होने वाले प्रेस आयरन से जलाया गया था और वो जलने के पूरे निशान थे कि आयरन को पूरा गर्म करके और उसके नंगे जिस्म पर उसको रखा गया। उसके शरीर पर अनगिनत जगहों पर दांत से काटने के निशान थे। यहां तक कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही क्लियर नहीं हो पाया कि सारा की असल में मौत हुई कैसे। कोई भी जख्म जानलेवा हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जो 25 जगहों से फ्रैक्चर था, हड्डियां टूटी हुई थी, और अगर पसलियों की भी हड्डियां टूटी हुई हो तो उस इंसान के दर्द की इंतहा क्या होगी। तो आप सोचिए कि पसलियों की हड्डियां टूटी हुई और कोई इलाज नहीं, कोई प्लास्टर नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे, किस तरीके से, किस किस दर्द को उसने झेला होगा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर एक की आंखें नम कर दी थी। अब इसके बाद हुआ नहीं, गुनहगारों को पकड़ा जाना चाहिए। इत्तेफाक की बात कि ब्रिटेन पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। तभी 13 सितंबर 2023, 9 अगस्त को उरफान और उसका पूरा परिवार भागकर सरे से पाकिस्तान पहुंचा था। और उसके लगभग 1 महीना और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 13 सितंबर 2023 को इस्लामाबाद से वाया दुबई और दुबई से ये फिर से पूरा तीनों, पति, पत्नी और भाई, बच्चे पाकिस्तान में ही थे। जो उरफान शरीफ है उसके फैमिली के पास, माँ बाप के पास, बाकी मियां भी और उसका भाई फैसल मलिक, ये लोग वापस सरे जा रहे हैं। दुबई से फ्लाइट पकड़कर अभी वहां पहुंचते हैं। गेटविक एयरपोर्ट पर जैसे ही ये प्लेन लैंड करता है, सारी पुलिस को इनके आने की भनक मिल चुकी थी। तो प्लेन जैसे ही लैंड किया, सारे पुलिस की एक टीम, अभी प्लेन रनवे पर है, पैसेंजर उतरा नहीं है, कोई भी उतरे नहीं है, पुलिस उस प्लेन के अंदर दाखिल होती है। और दाखिल होने के बाद उरफान शरीफ, उसकी पत्नी बेनिश बतूल और फैसल शरीफ, इन तीनों को यह बताती है कि हम आप तीनों को यहां अरेस्ट करने आए और आप पर इल्जाम है आपकी अपनी बेटी और भतीजी के कत्ल का। उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर ले जाया जाता है। ये बाकायदा प्लेन के अंदर गिरफ्तारी के वीडियो है। जो पाकिस्तान से उसने कॉल किया था उसके भी ऑडियो है, जब सरे पुलिस को 10 अगस्त को पकड़कर ले जाया जाता है। अब ले जाने के बाद पुलिस अपनी तरफ से चार्जशीट दाखिल करती है और 8 अक्टूबर से इस केस का ट्रायल शुरू होता है, इसी साल 8 अक्टूबर। क्योंकि वहां की परंपरा है, जो भी होता उसे बताया जाता आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या आप उससे सहमत हैं, एग्री या नहीं। तो इन तीनों से ही बारी बारी से पूछा गया। उन्होंने बाकी चीजें तो बताई, लेकिन जब ये बात आई कि क्या आपने जुर्म किया है, तो सभी ने नो कमेंट्स कह दिया, क्योंकि वकील ने उनको सुझाव दिया होगा। इसके बाद 8 अक्टूबर को जूरी बैठती है, जज सामने है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। 1 महीना बीत जाता है, ट्रायल चलता रहता है। और फिर नवंबर में अचानक अब तक जो नोट छोड़ चुका, जिसने फोन करके बताया लाश कहां, जो ये कह रहा है कि मैंने मारा है, वो वहां पहुंचकर अब बदल चुका था। उरफान शरीफ वो कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं किया। और पूरा अक्टूबर ट्रायल के दौरान उसने यही कहा। लेकिन फिर नवंबर का महीना आया, 1 महीने का ट्रायल पूरा हो चुका था। एक रोज अचानक कोर्ट में उरफान शरीफ रोने लगता है और कहता है कि मैं अपने जुर्म कबूल करता हूं, मैंने अपनी बेटी का कत्ल किया, मैंने उसे टॉर्चर किया, मैंने उसे मारा है। उस घर से एक बैट मिला था, बल्ला और लोहे के रॉड। बैट के ऊपर भी खून के निशान थे, लोहे के रॉड पर भी खून के निशान थे।
उन दोनों से भी सारा को पीटा गया था, और शायद वो जो 25 फ्रैक्चर थे उसी की वजह से। अब जिस्म पर अनगिनत दांत से काटने के निशान थे। तो जब जज ने पूछा कि आपने जुर्म अपना एक्सेप्ट कर लिया तो ये बताइए कि ये बाइट मार्क्स आप ही के हैं। तब इरफान ने कहा कि नहीं, न मैंने प्रेस से जलाया, न मैंने दांतों से काटा कभी सारा। तो फिर किसने? वो इस पर खामोश हो गया। अब ये था कि फिर उसकी बीवी यानी कि सारा की सौतेली मां ने ऐसा किया। जज साहब पूछते हैं कि क्या ये बाइट मार्क्स आपके हैं? वो कहती है नहीं। तो कहते हैं ठीक है, इसका डीएनए और फॉरेंसिक जांच से क्लियर हो जाएगा, आपके दांतों के नमूने से और जिस बॉडी पे जो बाइट मार्क है दोनों का मिलान हो जाएगा, पता चल जाएगा किसके। तो उसके लिए सैंपल लेना जरूरी है आपके दांतों का। तो क्या आप अपना सैंपल देंगे? बेनिश बतूल ने अपने दांतों का सैंपल या नमूना देने से साफ मना कर दिया। अदालत समझ गई कि बाइट मार्क किसके हैं। सारा को उसकी सौतेली मां ने पूरे जिस्म पर नोच नोच कर काटा था। पूरा ट्रायल ये मुकदमा चलता रहा और आखिरकार 17 दिसंबर की तारीख आई, अभी 11 दिन पहले 17 दिसंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस बच्ची पर जो हैवानियत और जुल्म ढाए गए, जिस तरीके से, मतलब एक मां बाप ऐसा करे, ये सोच से परे की चीज है। दूसरा कि इन तीनों के अलावा किसी और का काम हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसके बहुत सारे सबूत हैं। तीसरा कि मां चूंकि सौतेली थी और उसे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार था, ये बाकायदा कोर्ट के जजमेंट में सारी चीजें, और इसीलिए उसने उस मासूम सारा पर जुल्म ढाया। सारा को इसलिए स्कूल से हटवा दिया क्योंकि उसके जख्मों के निशान देखकर स्कूल के टीचर या उसके दोस्त, क्लासमेट शायद पुलिस को कंप्लेंट कर देते, और हर तरह से सारा पर जुल्म ढाए गए। तो अदालत ने इरफान शरीफ को सारा के कत्ल के जुर्म में लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई और 40 साल से पहले उसे कोई पैरोल नहीं मिलेगा। यानी 40 साल उसे जेल के अंदर ही रहना, 40 साल से पहले वो जेल के बाहर आ ही नहीं सकता है। सीधे सीधे इस मामले में इरफान शरीफ की पत्नी बेनिश बतूल को अदालत ने 30 साल की सजा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजमेंट। 30 साल से पहले उसे कोई पैरोल नहीं मिलेगा, वो बाहर नहीं आएगी। अब तीसरा बचा फैसल, जो मलिक, इरफान शरीफ का छोटा भाई, 29 साल का। अदालत ने कहा कि सारा के कत्ल के पीछे फैसल कहीं शामिल है, इसके कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन ये सब कुछ होता रहा, घर के अंदर सारा पर जुल्म ढाए जाते रहे, उसके जख्मों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखने के बावजूद वो सारा पर होने वाले जुर्मों को या फिर सारा को मारने से रोकने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया, ना अपने घर में अपने भाई और भाभी को रोका और ना ही कानून या पुलिस को बाहर इसकी जानकारी दी। इसीलिए इस जुर्म में ये भी शरीक है, लेकिन चूंकि डायरेक्ट मर्डर में नहीं है इसलिए उसे 16 साल की सजा सुनाई गई। तो 40 साल, 30 साल और 16 साल की सजा सुनाई गई। उधर जब सारा की असली मां, जो पोलैंड में, उल्गा, उनको जब ये कहानी पता चली तो वो सदमे में चली गई। साइकेट्रिस्ट से इलाज होता रहा और उन्होंने कोर्ट से एक अपील की कि मेरी बेटी को जिन जानवरों ने मुझसे अलग किया था, ये लाइन थे, मैं ये चाहती हूं कि उन्हें तो सजा मिले, लेकिन मेरी बेटी की आत्मा को शांति कभी मिलेगी जब उसे उनके धर्म कैथोलिक के हिसाब से आखिरी रस्म उसकी पूरी की जाए। ये उसकी मां की इस फैसले के बाद एक वो था। तो सोचिए, एक मां बाप, और बाप तो सरा था, नोट भी लिखा है, मतलब 70 से ज्यादा जख्म और 25 से ज्यादा जगहों पर हड्डियां टूटना और 10 साल की सिर्फ एक नाजुक छोटी सी उम्र, क्या कहेंगे इसको। इस कहानी के कई सारी चीजें इसमें शामिल हैं, जैसे वो वीडियो है जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हो रही है
वो ऑडियो कॉल है जो पाकिस्तान से किया गया, वो नोट है जो लाश के साथ तकिए से मिला। मैं आसिम को कहूंगा वो ये सारी चीजें आप भी देखें। बस टॉर्चर की और डिटेल बता नहीं सकता, और ना वो डिटेल में है 70 में क्या क्या है, लेकिन बताने से फिर और भी दर्द बढ़ेगा। इसीलिए फिलहाल कहानी में आज इतना ही।